तो चलिए हम लोग सोलर सिस्टम में आज देखते हैं प्लैनेट्स के बारे में। तो ये है हमारा प्लैनेट्स का अरेंजमेंट। नियरेस्ट प्लैनेट कौन है? मरकरी है भाई। सेकंड नियरेस्ट इज वेनस। थर्ड इज आवर प्लैनेट। और अर्थ से नियरेस्ट प्लैनेट कौन है? वेनस है। ध्यान देना, कई बार हम लोग कंफ्यूज करते हैं कि मार्स होगा, लेकिन जो नियरेस्ट प्लैनेट वो क्या है? वेनस है। और अर्थ सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट। हाँ, ऐसा प्लैनेट जिसका रिंग क्लियरली विजिबल है। ठीक है भाई। और जो ये आउटर प्लैनेट्स है ना, इस आउटर प्लैनेट में सबके पास रिंग होता है। ठीक है। और सबके पास नंबर ऑफ सैटेलाइट्स यानी नंबर ऑफ मून्स भी बहुत ज्यादा है। और इनर प्लैनेट जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा अर्थ ही है जिसके पास मून है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग पिछले क्लास में देखे थे क्या? हाँ हाँ, ठीक है। तो सैटर्न के पास रिंग होता है, और यूरेनस के पास भी होता है, नेपच्यून के पास भी होता है, प्लूटो के पास भी होता है। सैटर्न के रिंग की खासियत क्या है कि सैटर्न का रिंग जो है नॉर्मल टेलीस्कोप से विजिबल होता है भाई। ठीक है। सैटर्न के साथ एक और मजेदार बात क्या थी कि सैटर्न का डेंसिटी इतना कम होता है, अगर इसको तुम जबरदस्ती पानी में डुबाने की कोशिश करो तो डूबेगा नहीं, है ना। जैसे हिरण्याक्ष क्या किया था, अर्थ को डुबा दिया था पानी में। नहीं, यूरेनस क्या था? ये सेकंड लास्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और इसमें भी सैटर्न की तरह डिस्क होता है। और इसका जो एटमॉस्फेयर बना हुआ वो क्या चीज से बना हुआ है? हाइड्रोजन और मीथेन से बना हुआ गैसियस एटमॉस्फेयर है। यस, यू आर राइट, एटमॉस्फेयर गैसियस ही होता है हमेशा। लेकिन इसका जो है जो एटमॉस्फेयर है उसमें मेनली क्या है? हाइड्रोजन और मीथेन है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, इसके पास नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कितना है? ओनली 27। कितना है? 27। हाँ 27 है भाई। नेक्स्ट वन इज नेपच्यून। नेपच्यून जो है वो कितना है? 17 टाइम्स हैवियर है किससे? अर्थ कंपैरिजन के। लेकिन काफी फार होने के कारण किससे? सन से। यहाँ क्या है? टेम्परेचर बहुत कम है, और उसका नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कितना है? 14 है। ठीक है भाई। हाँ, प्लूटो के बारे में हम लोग कुछ चीज जाने थे कि प्लूटो जो है बहुत ही छोटा प्लेनेट है। इतना छोटा है कि अगर हमारा सैटेलाइट जो है मून, उसको भी देख के वो शर्मा जाए। ठीक है। अर्थ के साइज से लगभग 2000 गुना छोटा है। ठीक है, समझ गए भाई। और इसका रिवॉल्यूशन का टाइम कितना है? 248 ईयर्स, है ना। प्लूटो के बारे में थोड़ा कंट्रोवर्सी है, तो हम लोग प्लूटो को करते हैं बाय बाय और बढ़ते हैं आगे। तो आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मेटियोर्स एंड मेटेराइट्स और यस, नाइस। तो पहला है एस्टेरॉइड्स। ठीक है भाई। ये क्या हमारा सोलर सिस्टम है। ठीक है ना। ये क्या है? ये सबसे नजदीक जो है ये क्या है? बहुत अच्छे। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये क्या है? मरकरी। ये क्या है? वेनस। और ये हमारा प्यारा अर्थ। और ये रेड प्लेनेट है ना। और ये रिंग वाला प्लेनेट, ये लार्जेस्ट प्लेनेट। चलो भाई, इसका मतलब तुम लोग समझ में आ रहा। अब देखो, अब आते हैं हम लोग मार्स और जुपिटर के पास। ठीक है। ये है मार्स। ये हो गया ऑर्बिट किसका? मार्स का। और ये है जुपिटर, तो ये ऑर्बिट किसका हो गया? जुपिटर का। ठीक है भाई। इन दोनों ऑर्बिट को जब देखेंगे तो इसके बीच में कंसीडर करना है। किसमें? जो इसका बीच वाला एरिया, किसका किसका? मार्स और जुपिटर का। मार्स का ऑर्बिट और जुपिटर का जो ऑर्बिट है, इसके जो बीच के एरिया है ना, ये खाली नहीं है। इसमें छोटा बड़ा बहुत सारा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है। छोटा स्मॉल स्टोन से लेकर के मून लाइक स्ट्रक्चर, छोटा बड़ा हर साइज का है। ठीक है। और ये पूरा भरा हुआ, और ये क्या करता है? प्लैनेट्स की तरह सन का चारों तरफ क्या कर रहा है? रिवॉल्यूशन कर रहा है। ठीक है भाई। क्या कर रहा है? हाँ, इसका नाम दिया गया क्या? एस्टेरॉइड्स। क्या नाम दिया गया इसका? एस्टेरॉइड्स। ठीक है। एस्टेरॉइड्स क्या होता है? इसका लोकेशन क्या है? और ये क्या कर रहा है? हाँ, मार्स और जुपिटर के बीच में है पहला। दूसरा, नॉर्मल सारा प्लैनेट्स की तरह ये भी सन का रिवॉल्व करता है। और ये नंबर में कितना है? बहुत ज्यादा। साइज में इनका बहुत वेरिएशन है। ऐसा नहीं कोई यूनिफॉर्म साइज का, ऐसा नहीं है ना। वैरायटी ऑफ साइज का। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? समटाइम्स एस्टेरॉइड्स आर कॉल्ड माइनर प्लैनेट्स।
क्योंकि प्लेनेट की तरह ये भी सन का चक्कर काट रहा है। इसको कई बार क्या कहते हैं, माइनर प्लैनेट्स बोलते हैं, है ना। कुछ एक एस्टेरॉइड्स क्या है, काफी बड़ा है, ठीक है, जैसे सीरस है, ठीक है। अब ये 1000 किलोमीटर है इसका रेडियस, सोचो जरा सा, डायमीटर सॉरी, समझ गए ना, काफी बड़ा है इसका मतलब, नहीं है। और टेलीस्कोप से इसको देख सकते हैं, ठीक है। मतलब एक एग्जांपल दिया, ऐसा बहुत छोटा बहुत बड़ा बहुत सारा है उसके बीच में, ठीक है। लेकिन सारा को क्या बोलते हैं, माइनर प्लैनेट्स बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स। नेक्स्ट वन इज कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होता है, ये भी प्लैनेट जैसा ही होता है, ये भी सन का चक्कर काट रहा है, ठीक है। और ये कैसा है, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में चक्कर काटता है, और इसका साइज कैसा होता है, बहुत छोटा होता है। और इसको तभी हम लोग देख सकते हैं जब ये अर्थ के काफी करीब आता है, यानी जिस समय में अर्थ भी सन के करीब हो और कॉमेट भी अर्थ के करीब हो, और तभी हम लोग उसको देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। अब देखो ये जो है, ये एक ऑर्बिट बनाया गया है, ड्रॉ किया गया है, ये किसी कॉमेट का है, ठीक है। अब देखो ये डिस्टेंस जो है इसका अर्थ से नियरेस्ट हुआ, नहीं हुआ। इस जगह पे क्या है ना, यहां से मान लो तुम इसको आते हुए, फिर यहां से इसको बाय बाय होते हुए देख लो, बात खत्म। अब जिस समय ये यहाँ है तो तुमको विजिबल नहीं होगा, ठीक है। जब ये नियरेस्ट पॉइंट पर आएगा तो क्या होगा, तुमको विजिबल हो जाएगा। और जो कॉमेट होता है ना, उसमें क्या होता है, हेड टेल होता है। क्या होता है, क्वाइन की तरह नहीं, नहीं भाई क्वाइन की तरह नहीं, है ना। हेड टेल होता है कैसे, जैसे तुम अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें देखोगे जो सोप्स और डिटर्जेंट्स का मॉलिक्यूल्स होता है ना, उसमें भी ऐसा हेड टेल होता है ना, होता है ना। या एक जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक रिप्रोडक्टिव मटेरियल स्पर्म, उसका भी ऐसा रहता है हेड टेल, है ना। तो ये हो गया इसका क्या, हेड, और ये हो गया इसका टेल। तो ऐसा ही क्या होता है, जितना भी कॉमेट्स होगा उसमें क्या होगा, हेड लाइक स्ट्रक्चर होगा और टेल लाइक स्ट्रक्चर होगा। टेल मतलब ऐसा तुम समझो जैसा कैसे टेल हो जाता है, जैसे एक बॉल है सपोज कर लो, और इसमें ये मान लो कपड़े का बॉल है, और इसको तुम क्या किए, सोक कर दिए पूरी तरह से फ्यूल में, ठीक है, इसको फ्यूल्ड कर दिए पूरा, और उसमें क्या किए, हाँ आग लगा दिए, फिर क्या होगा, ये फ्लेम की तरह जलना शुरू करेगा। और तुम इसको क्या किए, है ना, एक मूवी आई थी हॉलीवुड की, अगर किसी को याद आ रहा होगा तो, है ना, नहीं याद आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो इसको अगर तेजी से हम लोग फेंकेंगे तो कैसे जाएगा, सपोज करो इसको किसी चीज पे प्रोजेक्ट करके फिर छोड़े, तो कैसे जाएगा, ये जाएगा ऐसा, इसका हेड रहेगा आगे, और इसका पूरा फ्लेम हो जाएगा, फिर उस समय में कैसा पीछे नहीं हो जाएगा क्या, ऐसा ऊपर जलता हुआ जाएगा क्या, नहीं जाएगा, इसका फ्लेम किधर आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। ऐसा ही ये कॉमेट्स का रहता है, कॉमेट जा रहा होता है और उसका ऐसा टेल रहता है, और तुम्हें लगेगा कुछ जलता हुआ जा रहा है, ठीक है भाई, ऐसा इल्यूजन होता है। ऐसा ऐसा जाते जाते तुमको दिखेगा वो, और फिर ओझल हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे दूर जाएगा तुम्हें फिर वो नहीं दिखेगा, समझ गए बात को। जिससे तुम्हारा नजदीक आएगा तुमको क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है। तो एक बहुत फेमस कॉमेट है, उसका नाम क्या है, हेली, है ना। हमेशा ध्यान देना, इसमें एक खास बात है लेकिन, कि हेड जो है ना इसका किधर होता है, टुवर्ड्स सन होता है, किधर होता है, टुवर्ड्स सन होता है। अब देखना थोड़ा सा एक दो और इम्पोर्टेंट चीज है, एक दो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, कि जो अभी हम लोग एग्जांपल लिए हैं फायर बॉल का और उसका फ्लेम का, तो हमारा फायर बॉल का फ्लेम अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों जाता है, कौन बताएगा। जब भी हम लोग कुछ जलाते हैं, सपोज करो एक मैजिस्टिक ही है, मैजिस्टिक है ना ऐसे करके, तो इसका यहाँ आगे हेड रहता है, जहां पे, चलो ये हो गया मैजिस्टिक, नहीं हो गया ज्यादा मोटा हो गया, चलो ये हो गया मैजिस्टिक मान लो, ठीक है। अब ये इसका हेड एरिया हो गया। तो अब हम लोग जब इसको ऐसा करके रब करते हैं तो क्या होता है, ये हेड एरिया क्या होता है, जल जाता है, बहुत अच्छे। तो जब जल जाता है तो इसका फ्लेम किधर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, क्यों जाता है भाई, नीचे क्यों नहीं जाता है। इसको जब हम लोग रब करते हैं इसका फ्लेम किधर उठने लगता है, ऊपर उठने लगता है, तो नीचे क्यों नहीं जा रहा है, या लेफ्ट साइड ही क्यों नहीं जा रहा, राइट साइड क्यों नहीं जा रहा, ये तो क्वेश्चन है ना। तो भाई इसके रीजन ये होता है कि जब कोई फ्लेम जलता है तो सराउंडिंग के एयर को क्या करता है, वो गर्म कर देता है, क्या करता है, सराउंडिंग एयर गर्म, और सराउंडिंग एयर जब गर्म होता है तो वो क्या होना शुरू होता है, ऊपर जाना शुरू करता है, नहीं जाना शुरू करता है,
तो इसके कारण फ्लेम भी क्या होता है, ऊपर जाता है। समझ गए बात को? जैसे अगर तुम रोड पर जा रहे हो, तुम्हारे साइड से कोई बड़ी गाड़ी, जैसे ट्रक सपोज कर लो, तेजी से निकलता है, क्या होता है, अगर आसपास का डस्ट पार्टिकल्स या जो भी पार्टिकल्स है, पेड़ है, पत्ता है, पेपर है, ये सब क्या होता है, किधर रश करता है, ट्रक की तरफ रश करता है, नहीं करता है? क्या पकड़ने के लिए भाग रहा है क्या? नहीं, ट्रक क्या करता है, उस स्पेस को एम्प्टी कर देता है। ठीक है, उसको भरने के लिए चारों तरफ से एयर जब फ्लो करता है, उधर रश करता है, तो उसके साथ साथ क्या होता है, आसपास का जो ऑब्जेक्ट्स है, लाइटर ऑब्जेक्ट्स, जैसा पेपर हो गया, लीव्स हो गया, ये सब क्या करता है उसकी तरह, उसी के साथ वो भी रस करता है उस जगह को, एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए। समझ के बात को? तो इसी तरह से क्या होता है, लेकिन जब एयर वार्म होता है तो वो क्या होता है, उस तरह से ऊपर उठता है। जैसे हाइड्रोजन का बैलून है, रिलीज करते हो किधर जाता है, ऊपर जाता है, अपना अपना लेयर में जाने के लिए। तो आसपास का वार्म वार्म एयर जो है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा, वो क्या करेगा, फ्लेम को भी अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, आप समझते हैं हम लोग। यहाँ जो कॉमेट है उसके साथ लेकिन थोड़ा डिफरेंट सीन होगा। क्यों डिफरेंट सीन होगा, इसको समझना है। इसीलिए डिफरेंट सीन होगा कि अगर ये कॉमेट जो है ये ऐसा तेजी से जा रहा है, सपोज करो, और इसमें आग लगी हुई, मान लो ऐसा, तो जरूरी नहीं है इसका फ्लेम पीछे जाएगा। क्यों जरूरी नहीं है? इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि स्पेस में एयर का रेजिस्टेंस नहीं। समझ गए बात को? इसीलिए, क्योंकि ये जो फेनोमेनन है जो तुम्हें बताया, कि अगर ये इसको मैं ऐसा किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करूं, तो इसका जो फ्लेम है ना, ये अपवर्ड डायरेक्शन से बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। यस, आ जाएगा, लेकिन ये सिचुएशन सिर्फ किधर होगा? यस, ये मून पर नहीं होगा ऐसा, क्योंकि मून में एटमोस्फेयर नहीं है। समझ गए बात को? स्पेस में नहीं होगा, स्पेस में एटमोस्फेयर नहीं है। क्लियर हो गया? अब है कि तुमसे चलो क्वेश्चन पूछता हूं कि चलो ऐसा मान लो मैं ऐसा एक मैजिस्टिक को जलाया, है ना, तो आप बताओ, थोड़ा दिमाग लगा के बताना, है ना। चलो मान लो मून पर एटमोस्फेयर नहीं है, ठीक है, अब मैं मैजिस्टिक को वहां जलाया, फ्लेम का डायरेक्शन क्या होगा? सोच कर बताओ, जो जवाब दे देगा उसको टॉपिक लाऊंगा, सोचो तब तक। तो चलिए भाई, मून पर क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है और किसी भी तरह का आग को जलने के लिए ऑक्सीजन एक इसेंशियल हो जाता है, और मून पर क्योंकि एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो ऑक्सीजन भी नहीं है, इसलिए तुम पूरी जिंदगी ऐसा मैजिस्टिक को रब करते रह जाओगे, लेकिन तुम्हें सफलता प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर किसी तरह का फ्लेम पॉसिबल होगा मून पर, तो उसका फ्लेम का रैंडम डायरेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो सबसे अच्छा आंसर क्या है भाई? फ्लेम पॉसिबल नहीं है, ना ही स्पेस में पॉसिबल है, और ना ही। ठीक है, तो ये जो है इसका मतलब, ये हेली जो है, कॉमेट जो है, इसका मतलब इसमें जो ये फायर नहीं है, या नहीं, पहला चीज। दूसरा, अगर इसमें फायर है तो कोई ऐसा फायर है जो फ्यूजन या फ्यूजन से हो रहा है, जैसा सन के पास, है ना। क्योंकि जो हम लोग आगे जैसे हम लोग पढ़ेंगे मीटियोर्स के बारे में, तो मीटियोर्स जो है, वो शूटिंग स्टार जो है, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने के बाद जब उसका जलना होता है। क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। समझ गए बात? इसलिए हमेशा क्या करना है, इस बात को दिमाग में सेट रखना है। ठीक है, चलो भाई, कॉमेट में क्या ध्यान देना है कि जो कॉमेट होता है ना, उसका हेड का डायरेक्शन किधर होगा? टुवर्ड्स सन होगा। हेड का डायरेक्शन किधर होता है? हेड का डायरेक्शन होगा इसका किधर? टुवर्ड्स सन। ठीक है भाई, हेड का डायरेक्शन किधर होगा? टुवर्ड्स सन होगा। ठीक है, समझ गए? अब देखो इसे जा रहा है, ये इसका ऑर्बिट है, ऑर्बिट में ये इसका हमेशा हेड इधर और टेल इधर, हेड इधर टेल इधर, ऐसा करके। ठीक है, और जैसे जैसे दूर होता जाएगा इसका टेल इधर हो जाएगा, टेल इधर हो जाएगा, टेल इधर हो जाएगा, ऐसे। समझ गए बात को? और ये एक समय के बाद क्या होता है, हमारे लिए इनविजिबल हो जाता है। क्लियर हो गया यहां तक? आगे बढ़ो। तो हेली का कॉमेट क्या है? ये कब दिखा था? इन द ईयर, कब दिखा था? 1986 में। कब दिखा था? हाँ, इसको लंबे समय से रिकॉर्ड किया जा रहा है, और इसका एक फ्रीक्वेंसी है। क्या फ्रीक्वेंसी है? एवरी 76 ईयर्स, एवरी 76 ईयर्स।
यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक लाइफ टाइम में तुम मोस्ट प्रोबेबली है कि एक बार देख लोगे, है ना। जापान का लोग 2 बार भी देख सकता है, क्योंकि जापान के लोग ज्यादातर दीर्घायु होते हैं, ठीक है ना। सेंचुरी मारना कॉमन बात है वो। हमारे यहाँ इधर सेंचुरी लोग मार लेगा तो बड़ी बात क्या, अगल बगल वाले के लोग कहने लगते हैं कि देखो भाई वो बूढ़ा हो गया, जा भी नहीं रहा, या बुढ़िया जा भी नहीं रही है ना। लेकिन जापान में ये कॉमन एज है, 100 सेंचुरी मारना आम बात है। तो अगर आदमी 15-16 साल का था तो एक बार देख लिया, रिपीट मार लेगा। लेकिन नॉर्मली एक आदमी अपने लाइफ में एक बार देख सकता है ना। ऐसा दिखता है वो, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट है मिट्योर्स एंड मिट्योराइट्स। विंटर का स्काई हो तो मिट्योर्स देखने के लिए बहुत अच्छा है। नाइट स्काई में बाहर जाकर के ऐसा आसमान की तरफ देखो तो मिट्योर्स क्या करता है, ये जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है, ये ऑक्सीजन मिलता है इसको, फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर मिलता है उसको, थोड़ा कर दो इधर, तो वो क्या करता है, जल जाता है, ठीक है। तो ऐसा नाइट स्काई में जब भी तुम देखोगे, खास करके विंटर के नाइट स्काई में, तो क्योंकि क्लियर नाइट रहता है, तो ऐसा 2-4-10 मिनट वेट करने के बाद एक ना एक ऐसा मिट्योर्स दिख ही जाता है ना। कहीं ना कहीं से आएगा, ऐसा जल के बुझ जाएगा, ठीक है। ऐसा होते रहता है नाइट स्काई, तो काफी अच्छा लगा देखने में। कभी नहीं देखे तो नोटिस करना, है ना। नहीं, सीरियल से इसी को बोलता है टूटता हुआ तारा है, और वो गुड लक के लिए इसको लोग हाँ विश मांगते हैं। हाँ, बोलता है इस समय जो विश मांगेगा पूरी हो जाएगी, ऐसे करके। मतलब इसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी बातें बोली जाती है, ये बोल रहा हूं, ठीक है भाई। तो मिट्योर्स और मिट्योराइट्स में बेसिक डिफरेंस क्या है। जो मिट्योर्स है ना, वो स्मॉल स्टोन लाइक ऑब्जेक्ट होता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है, और ऐसा मान लो प्लैनेट की तरह चक्कर काट रहा है और अपना मिस कर गया ऑर्बिट, तो आ गया अर्थ के एटमॉस्फेयर में, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी के कारण आ जाता है। और उसके जैसे एटमॉस्फेयर में आया, फ्रिक्शन भी मिल गया और ऑक्सीजन ही मिल गया, तो काम हो जाता है उसका, ठीक है। उसके बाद दूसरा दूसरा है हमारा मिट्योराइट्स। मिट्योराइट्स क्या होता है, इसी को शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, किसको, मिट्योर्स को, ठीक है भाई। शूटिंग स्टार जो है ना, वो स्टार नहीं है, वो एक्चुअली उसमें जो लाइट आ रहा है वो उसके जलने की वजह से, लाइट उसका अपना ही है, ध्यान दें। शूटिंग स्टार का भी लाइट जो होता है वो स्टार की तरह उसका ऑन लाइट होता है, ये हमेशा ध्यान देना। ऐसा नहीं वो रिफ्लेक्टेड लाइट से चमक रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन दोनों के पास जो लाइट है ना उसका रीजन अलग है, ठीक है। स्टार के पास जो लाइट है उसका रीजन अलग है, जो शूटिंग स्टार है, मिट्योर्स है, उसके पास जो लाइट है उसका रीजन अलग, लेकिन दोनों के पास अपना लाइट, समझ गए भाई। एक के पास जो लाइट आता है वो किधर आता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने के बाद आता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मिट्योराइट्स। मिट्योराइट्स भी मिट्योर की तरह ही एक ऑब्जेक्ट होता है, थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है, और बड़ा साइज होने की वजह से क्या होता है, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री मारता है तो पूरी तरह से जल नहीं पाता, ठीक है। और वो ऐसा सॉलिड जैसा, हैवी जैसा अर्थ पे पहुंच जाता है ना। और एक बार डायनासोर जब हमारे धरती पर रहा करते, लॉन्ग लॉन्ग ऐसे स्टोरी जैसे सुनाते हैं, हाँ, तो उस समय में क्या हुआ था, एक बड़ा ऐसा प्रिडिक्शन किया जा रहा है क्या, उस समय कोई बड़ा सा मीटियोराइट्स आया होगा, अर्थ से टकराया होगा, और अर्थ का पूरा ज्योग्राफी बदल के रख दिया, है ना। और उससे इतना ज्यादा चेंजेज आया, क्यों, डायनासोरस जो था उस चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पाया और बाय बाय करके निकल गया। ये जो तुम्हारे सामने में डायग्राम है, इमेज है, ये इमेज तुमको देख करके छोटा गड्ढा ऐसा लग रहा होगा, लेकिन भाई साहब ये बहुत बड़ा इमेज है। तुम इससे इसी तरह से अंदाजा लगाओ, ये जो है इमेज जो बना हुआ है, इसके क्या है, यहाँ किनारे में ये देखो, ये जो है ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, देखो यहाँ इसका साइज देखो इनकी तुलना में कितना बड़ा। अब इससे अंदाजा लगाओ कि कितना बड़ा हो, ठीक है, क्योंकि ये मीटेराइट्स का गड्ढा बना हुआ है, ये मीटेराइट्स के गिरने से गड्ढा हुआ, और ये कितना बड़ा गड्ढा है। इसके बगल में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कितना छोटा सा लग रहा है, सोचो कितना बड़ा एरिया में हो, है ना। समझ गए बात को, क्लियर हो गया, एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो ये जो गड्ढा बनाता है इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, क्रेटर, क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं, ठीक है। तो एक बहुत फेमस है जिसका ये इमेज है, ये इमेज है किसका, एरिजोना मेटेओराइट क्रेटर का, ठीक है। और ये मेटेओराइट्स के गिरने से बना था, मेटेओराइट्स कब गिरा था, 1000 ईयर्स बहुत पहले। अभी के समय में अगर कोई मेटेओराइट्स अर्थ पर आए तो उसके लिए
हमारे नासा के पास इंतजाम है, क्या इंतजाम है उसका, हम लोग जो आने का पाथ है उसको थोड़ा डेविएट करके, जैसा ऐसा मान लो कोई मेटेराइट्स है बड़ा सा, एक एक जो है लगभग जो है 6, 7, 8, 10 किलोमीटर का मेटेराइट्स आसपास भटक रहा है, जो हाईली प्रिडिक्टेबल है कि इस समय में अभी अर्थ के तरफ आ सकता है। तो उसको क्या करता है नासा वाला, ऐसा बना के रखा है मिसाइल रॉकेट, है ना। तो इससे क्या करेगा, इसको ऐसा फोड़ के थोड़ा इसका डायरेक्शन को बदल देगा। डायरेक्शन बदल, मान लो अर्थ इधर है, ये आ रहा था इधर ही, थोड़ा इसका डायरेक्शन बदल दिया, ये चल गया उधर, है ना। तो अर्थ पे नहीं आ पाएगा। ठीक है भाई, समझ गए, क्लियर हुआ। मून क्या है, सैटेलाइट है, लेकिन इसको हम लोग बनाए नहीं है, ये नेचर में हमारे तुम्हारे आने से पहले से है ना। तो ऐसा सारा ऑब्जेक्ट जो किसी प्लेनेट का चक्कर काटता हो और हमारे तुम्हारे आने से पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो, उसको हम लोग नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। जैसा मून है, हमारे अर्थ के पास एक ही है, अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे थे कि ये क्या है, नेपच्यून के पास कितना है 14 है, यूरेनस के पास कितना है 27 है। ऐसा अलग अलग प्लेनेट के पास अलग अलग नंबर्स में है। ठीक है, हमारे पास कितना है, हाँ 1 है। तुम्हारे पास कितना है, 1 है। हम सब के पास 1 ही है, ठीक है, नहीं, हाँ ठीक है भाई। लेकिन कुछ एक सैटेलाइट्स है जो हमारे द्वारा बनाया गया है, हमारे द्वारा मतलब साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। और उसको हम लोग अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए क्या किए हैं, अर्थ के ऑर्बिट में, अर्थ का चारों तरफ चक्कर काटने के लिए प्रोजेक्ट कर दिए। अर्थ के ऑर्बिट में नहीं, है ना, उसका अपना ऑर्बिट होता है। ऐसा नहीं समझना मून के ऑर्बिट में जाके प्रोजेक्ट करना पड़ता है, ऐसा भी नहीं है ना। इसको हम लोग किसी दिन समझाएंगे कैसे होता है सब कार्यक्रम। फिलहाल ये समझना है, ये अर्थ का रिवॉल्व करता है जैसा मून करता है, लेकिन इनका ऑर्बिट मून के ऑर्बिट से बहुत छोटा होता है। ठीक है, इनको फ्यूल कहाँ से मिलता है, इनको चक्कर काटने के लिए एनर्जी कहाँ से चाहिए, इन सब मसले हम लोग किसी दिन डिस्कस करेंगे। तब तक तुम भी ढूंढ सकते हो, समझ गए। लेकिन इनको मेनली जो यूज किया जाता है किसकी किस पर्पस के लिए किया जाता है, कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, हाँ किसके लिए किया जाता है, कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। ठीक है भाई, समझ गया। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड, क्या बोलते हैं, यस मैन मेड सैटेलाइट या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो ऐसा आज के डेट में आर्टिफिशियल सैटेलाइट से आसमान क्या हुआ है, भरा पड़ा है। क्या है, हाँ इंडिया का बहुत सारा है, रसिया का बहुत सारा है, यूएसए का, ऑलमोस्ट कंट्री अपना सैटेलाइट्स रखते ही है। और जो जितना बड़ा कंट्री है उसके पास उतना अधिक सैटेलाइट्स है। ठीक है भाई, अब सैटेलाइट्स जाता है स्पेस में कैसे, ब्रीफली देख लेते हैं। किसी दिन हम लोग इस पे एक अच्छा सा क्लास ले लेंगे ताकि समझ में आए ये सब कार्यक्रम हो कैसे रहा। ठीक है, तो रॉकेट की हेल्प से, जैसे तुमको पता होगा कि इसरो के पास ऐसा PSLV है ना, ऐसा करके रॉकेट है। इससे क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारा सैटेलाइट्स को स्पेस में पहुंचा देते हैं, अपना भी और दूसरे अदर कंट्रीज का भी, है ना। ये ऐसा रॉकेट जाता है और क्या करता है, सैटेलाइट्स को हाँ ऐसे छोड़ दिया, अब वो घूमना शुरू कर दिया, घूमते रहो भाई घूमते रहो, है ना। अब देखो वो सैटेलाइट मून का चक्कर काट रहा है, अब मून पे ऑब्जर्वेशन करना है हमको, तो हमको सैटेलाइट कहाँ डालना होगा, मून के ऑर्बिटर डालना होगा। ठीक है, जो मून का चारों तरफ चक्कर काटे, है ना, तो वो बन जाएगा मून का सैटेलाइट। अगर हम लोग अर्थ में ऑब्जर्वेशन के लिए डालेंगे तो हो जाएगा अर्थ का सैटेलाइट। समझ गए बात को, हाँ। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का क्या काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो पहले इंडिया में पंचांग से होता था वो अब सैटेलाइट करता है। नहीं, वेदर फोरकास्टिंग, कब बारिश होगी, कब सूखा होगा, इस साल कैसी बारिश होगी, मॉनसून कब आएगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद घर में हम लोग ऐसा टीवी का रिमोट दबाते हैं, टीवी चालू हो जाता है बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है, रेडियो सिग्नल्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है, जितना भी होता है इस तरह का, मोबाइल नेटवर्क यूज करते हैं, है ना। तुम सुनते हो 5G स्पेक्ट्रम का ऐसा आवंटन हुआ है, उसका डील हुआ है, ऐसा 3G स्पेक्ट्रम का डील हुआ, ये सब क्या होता है, ये सब होता है किसकी किसके थ्रू, मैन मेड सैटेलाइट्स के थ्रू, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के थ्रू। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में इतना ही।